मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि वैज्ञानिकों ने इन्वेंट किया है एक नया चीज टाइमर, जिसे लोगों के रिस्ट में डाल के रखा जाता है और जब तक वो अपने सोलमेट से मिलते हैं तब तक का टाइम काउंट करता है। लेकिन ध्यान दो भाई, दोनों को ही यह डिवाइस चाहिए होती है ताकि यह एक्टिवेट हो, और जब वो मिलते हैं तब ये बीपिंग शुरू हो जाती है। ये डिवाइस तो हो गई है हिट भाई, सोसाइटी के ज्यादातर लोगों के पास तो हो गई है, लेकिन कुछ लोग अभी भी मना कर रहे हैं क्योंकि उनको अपना चॉइस खुद लेना है। लॉस एंजल्स में एक लड़की है डेनिस डूना, उसके पास एक टाइमर है लेकिन अभी तक शुरू नहीं हुआ है, मतलब उसका सोलमेट भी एक नहीं है। कुछ महीने बाद उसने अपने लेटेस्ट बॉयफ्रेंड के साथ डेटिंग शुरू की और उससे मनाया कि वो भी एक टाइमर लगाए। हर कोई उना को जानता है वहाँ, क्योंकि वो हर बॉयफ्रेंड को लेकर क्लिनिक जाती है ताकि देख सके कि वो सही है या नहीं। नए बंदे को टाइमर 2 मिलता है और वो तुरंत एक्टिवेट हो जाता है, जिससे पता चलता है कि उसके पास अब 2 साल बचे हैं अपने सोलमेट से मिलने के लिए। उना अपना टाइमर देखती है लेकिन वो अभी भी साइलेंट है, फिर भी वो उस लड़के से ब्रेकअप कर देती है जो कॉलेज खत्म होने के बाद अपने सोलमेट से मिलने के लिए सुपर एक्साइटेड है। उसी दौरान उना की स्टेप सिस्टर स्टेफ बार बार अनजान आदमियों के साथ एक रात के लिए रिश्तों में बनती रहती है, जिनके टाइमर जल्द ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसका टाइमर कहता है कि उसका सोलमेट 15 साल में मिलेगा। इसलिए वो अक्सर उना से कहती है कि वह भी अपने सोलमेट से मिलने तक जिंदगी का आनंद लेनी चाहिए, लेकिन उना किसी के साथ बिना गारंटी के नहीं रहना चाहती। एक दिन जब उना एक किराना स्टोर पर होती है तो कैशियर माइकी उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। उना को ये खुशी होती है, लेकिन उसे देखकर उसका टाइमर पहले से ही एक तारीख दिखाता है, जिसका मतलब है कि वह उसका सोलमेट नहीं है। माइकी को भी उना का टाइमर दिखाई देता है और उसने बताया कि वे अभी भी मिल सकते हैं क्योंकि उनके सामने लंबी प्रतीक्षा है, लेकिन उना उसे इनकार कर देती है। उस रात बहनें अपने माता पिता के घर जाती हैं। उनका छोटा भाई जेसी अब अपना खुद का टाइमर लगवाने के लिए पर्याप्त उम्र का है और एक मैचमेकर को घर में इस प्रक्रिया करने के लिए आमंत्रित किया गया है। जैसे ही जेसी का इम्प्लांट लगता है, वह बीप करता है और दिखाता है कि वह अपने सोलमेट से मिलेगा सिर्फ 3 दिनों में। पूरा परिवार उत्साहित है और उसे बधाई देता है, लेकिन उना कहती है कि यह अन्याय है। जब उसे मालूम होता है कि वह माहौल खराब कर रही है, तो वह जेसी को भी बधाई देती है और बिना रात का खाना खाए वहां से चली जाती है। थक गई और परेशान उना किराना स्टोर वापस जाती है और कुछ हिचकिचाहट के बाद माइकी से रात को साथ बिताने को कहती है। माइकी तुरंत मान जाता है और अपने साथी को उसकी जगह लेकर कहता है, और फिर वो उना के साथ उसके कार में चली जाता है। सफर में कुछ अजीब माहौल होता है क्योंकि वे दोनों एक दूसरे को सच में नहीं जानते हैं और उना को अपना फैसला दोबारा सोचना शुरू हो जाता है जब वे माइकी के घर पहुंचते हैं, क्योंकि उसके 4 रूममेट्स और कमरे में गंदगी उसको और ज्यादा यंग महसूस कराती है। वो चले जाने का विचार करती है, लेकिन माइकी कहता है कि सब ठीक है। फिर वो एक किस शेयर करते हैं। यह एक अच्छा पल होता है, लेकिन जब वो देखती है कि माइकी के टाइमर में सिर्फ 4 महीने बचे हैं तो उना को गिल्ट फील होता है और वो माइकी से माफी मांगती है। फिर अगले दिन चली जाती है। उना को हैरत होती है जब उसका लेटेस्ट पेशेंट माइकी निकलता है, जो उससे उसके सरनेम के कारण ढूंढ लेता है। वह सच में उसके साथ मस्ती करना चाहता है, इसलिए वह समझाता है कि वह एक बैंड में म्यूजिशियन है और सिर्फ कैशियर नहीं। माइकी कहता है कि टाइमर तो सिर्फ अंत तक की बात दिखाता है, लेकिन जिंदगी डिटूर्स के बारे में होती है। लेकिन उना अब भी इंटरेस्टेड नहीं है और उसे लगता है कि उसके साथ मस्ती करना उसके फ्यूचर सोलमेट के साथ धोखा होगा। शाम को उना एक ब्लाइंड डेट पर जाती है, लेकिन लड़का बेहद बोर होता है और सिर्फ जब उसके सवालों का जवाब देता है तब बात करता है। उना डिसाइड करती है कि डेट को जल्दी खत्म करे और क्लब में चली जाती है जहां स्टेफ एक बारटेंडर के रूप में काम करती है। उसकी हैरानी की बात है कि वहां माइकी का बैंड बज रहा है और जब वो उसको परफॉर्म करते देखती है तो उना में कुछ जगह जाग जाती है। वह आंखों से नजर मिलती है और इतना टेंशन बनाता है कि गिग खत्म होने के बाद उना माइकी के घर जाती है डर्टी करने के लिए। जब वो शुरू करने वाले होते हैं तो वो सुनते हैं कि माइकी के रूम में आए हैं और ज्यादा शोर मचा रहे हैं, इसलिए माइकी बाहर जाता है और उनसे कहता है कि चुप हो जाए। उना कितनी खास है और यह एक मौका जिंदगी में एक बार ही मिलता है। उना ये सब सुनकर बहुत खुश होती है। उसके बाद माइकी कुछ म्यूजिक चलाकर उनकी आवाजें ढक लेता है और काम शुरू करता है। अगली सुबह स्टेफ अपने दिन के काम पर रिसेप्शनिस्ट के रूप में होती है जब एक आदमी डैन आता है। वो उसे बहुत हैंडसम लगता है और उसके साथ फ्लर्टिंग शुरू करती है, लेकिन तुरंत उसको छोड़ देती है जब उसे पता चलता है कि उसके पास टाइमर नहीं है। घर पर बाद में स्टेफ को पता चलता है कि उना ने अंत में एक फ्लिंग किया और उसको बधाई देती है, लेकिन उससे सलाह देती है कि माइकी से फिर मिलने का नाटक मत करे क्योंकि यह अच्छा नहीं होगा। कुछ समय बाद उना के माँ बाप बहुत उत्साहित होते हैं क्योंकि आज जेसी का टाइमर 0 तक पहुँच गया है, मतलब अब वो अपने सोलमेट से मिलने वाला है। लेकिन वह पूरा दिन स्कूल में बिताता है बिना किसी प्रकार की प्रतिक्रिया के। जब जेसी घर वापस आता है, सफाई वाली लज उन्हें अपने पति और अपनी बेटी सोलडैड से मिलवाती है, जिनकी टाइमर अचानक 0 तक पहुंच जाती है। जेसी की भी वैसी ही हालत होती है, मतलब अब वो सोलमेट्स हैं। जब टीनेजर लचर ढंग से एक दूसरे को देखते हैं तब जेसी की माँ बहुत उत्साहित हैं और सब कुछ प्लानिंग शुरू करना चाहती हैं, लेकिन लज को ऐसा माहौल अचानक ही अनकंफर्टेबल लगता है और वो तुरंत अपने परिवार के साथ चली जाती है।
शाम को ऊना अपने दफ्तर से बाहर निकल रही होती है जब उसको पीछे से अचानक डरा दिया जाता है और वह हमला कर देती है। पता चलता है कि यह माइकी है, जो कहता है कि वह और भी समय उसके साथ बिताना चाहता है और वह उसे अपने घर ले जाने के लिए सहमत हो जाती है। एक और शानदार रात के बाद ऊना को यह मान लेना मुश्किल हो जाता है कि वह माइकी को कितना पसंद करती है और वे दोनों कमरे के बाहर भी बहुत सारा वक्त साथ बिताने लगते हैं। ऊना माइकी के रूममेट्स के साथ भी दोस्ती कर लेती है, उन्हें अपने सोच से ज्यादा मजेदार पाती है। एक दिन ऊना माइकी को बताती है कि उसका फादर एक म्यूजिक प्रोड्यूसर है, लेकिन उन्होंने उससे तलाक के बाद देखा नहीं है। माइकी को रियलाइज होता है कि वह एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन की बेटी है इंडस्ट्री में और कहता है कि यह उनका तालियां बजाने का मौका और भी खास बना देता है। इसी बीच स्टेफ के बॉस उससे फोन उठाने के लिए डांटते हैं, लेकिन खुशकिस्मत डैन वहां पहुंच जाता है और कवर के रूप में एक कहानी बनाता है। जब बॉस चला जाता है तो डैन को स्टेफ में साफ दिलचस्पी दिखती है, लेकिन स्टेफ उसे वापस पसंद नहीं करती। लेकिन उसको लगता है कि वो ऊना के लिए अच्छा हो सकता है, इसलिए वह उसे शाम को बार में मिलने को कहती है। बाद में स्टेफ ऊना को भी बुलाती है, उन्हें बताते हुए कि उसने हाल ही में बहुत काम बाहर जाया है। ऊना को अफसोस होता है, लेकिन फिर भी उसने उससे माइकी के बारे में नहीं बताया क्योंकि उसे पता है कि स्टेफ उसके लिए फैसला करेगी। ऊना माइकी के साथ वक्त बिताने का चुनाव करती है, इसलिए डैन स्टेफ के साथ बातें करता है। उनका संबंध तेजी से बढ़ता है और वे रात का ज्यादातर वक्त साथ में बिताते हैं, अपनी जिंदगी की ज्यादा चीजें एक दूसरे से शेयर करते हुए। दान बताते हैं कि उनकी बीवी 3 साल पहले मौत हो गई थी और उन्हें लगता है कि वह उनकी असली साथी थी, इसलिए उन्हें टाइमर लेने में कोई रुचि नहीं है। रात के अंत में स्टेफ को रियलाइज होता है कि वह उस आदमी पर प्यार करने लगी है। जब स्टेफ घर लौटती है तो वह अब भी ऊना पर गुस्सा है कि उसने उसका साथ नहीं दिया। उस समय वो माइकी और ऊना के कमरे में जाती है और रियलाइज करती है कि वे छुपके मिलते रहे हैं। तुरंत एक झगड़ा शुरू हो जाता है माइकी के टाइमर के बारे में और यह कि जल्द ही उसका सोलमेट आ जाएगा, इसलिए माइकी उन्हें बीच में रोकता है और अपना टाइमर नकली है बताता है। ये सिर्फ एक स्टिकर है जो वह हटाता है जब वह ये बताता है कि उसने सिर्फ ट्रेन के ऊपर हंसी उड़ानी नहीं चाहती थी, और वह मानता है कि टाइमर सच में काम नहीं करता। उनको झूठ के बारे में चौकन्ना और दुखी होने का एहसास होता है, इसलिए वो माइकी को बाहर निकाल देती है। दिन बीतने लगते हैं और ऊना माइकी के बारे में सोचना बंद नहीं कर पाती। असल में उसे ये समझ आता है कि उनका मिलना नेचुरल तौर पर हुआ था, इसलिए ऊना अपने आप को अपनी असलियत में रहकर और उनके डेट्स का आनंद ले सकती थी बिना किसी लेजिटिमेसी या भविष्य के चिंता के। अंत में वो फिर से उससे संपर्क करने का फैसला करती है और वे बातें सुलझा लेते हैं, इसलिए वो फिर से डेटिंग शुरू करते हैं। जब थैंक्सगिविंग का समय आता है, ऊना फैसला करते हैं कि माइकी को अपने साथी के रूप में लेकर जाएं। लू और उनकी फैमिली भी वहां हैं, अपनी भूमि से कुछ डिश लेकर दोनों परिवारों को मिलाने की उम्मीद रखते हुए। टीनेजर्स अब भी अवकार्ड महसूस करते हैं, लेकिन माइकी को स्पेनिश बोलने का ज्ञान है, इसलिए वो दोनों ग्रुप्स के बीच ट्रांसलेटर का काम करता है। ऊना के पेरेंट्स माइकी से बहुत सारे सवाल पूछते हैं, लेकिन ऊना उन्हें जवाब देती है। उससे कुछ बोलने नहीं देती क्योंकि उसे डर है कि वह कुछ भी कहेगा तो उन्हें जज किया जाएगा। डिनर के बाद ऊना की माँ उसे कहती है कि उसे माइकी बिल्कुल ठीक लगता है, लेकिन वह चिंता में है जब ऊना का सोलमेट आखिर में आ जाएगा तो होने वाले दिल का दुख। तब तक डैन और स्टेफ छुपके से मिलना शुरू करते हैं और एक बहुत ही कैजुअल रिश्ता शुरू करते हैं। कुछ समय बाद माइकी ऊना को कहता है कि वह उससे प्यार करता है, जिसे ऊना घबराकर भाग जाती है। गंभीर सलाह की जरूरत महसूस करते हुए ऊना फैसला करते हैं कि वह अपने जीवनशैली पिता रिक से मिलने का फैसला करती है और स्टेफ उसका साथ देती है। शुरू में स्थिति बहुत अजीब होती है, इसलिए ऊना उस टेंशन को कम करने के लिए माइकी के म्यूजिक का एक डिस्क शेयर करती है। फिर उससे पूछती है कि उसने कभी टाइमर क्यों नहीं लिया, लेकिन उसकी चौंक जाती है जब रिक कहता है कि उसके पास एक टाइमर है। इसका मतलब है कि जब रिक ने टाइमर नहीं लिया तब ऊना की मां ने झूठ बोला जब उन्होंने तलाक का दावा किया। रिक के पास अभी भी कुछ समय बाकी है अपने सोलमेट से मिलने के लिए, लेकिन वो जिंदगी और असली जज्बात का आनंद लेना पसंद करते हैं। जब बहनें निकलने वाली होती हैं तो उन्हें पता चलता है कि रिक की बहुत छोटी उम्र की गर्लफ्रेंड ने अपना खुद का टाइमर हटवा दिया है क्योंकि वह रिक से प्यार करती है और उसके जज्बात टाइमर के कुछ भी कहें ज्यादा असली हैं। इस प्रेरणा से प्रभावित होकर बहनें जल्दी से क्लिनिक में भागती हैं अपने टाइमर हटवाने के लिए ताकि वे अपने दिनों को अधिक स्पोर्टनी तौर पर जी सकें। कर्मचारियों ने उन्हें आगाह किया है कि अगर डिवाइस एक बार हटाई गई तो उसे दोबारा लगाया नहीं जा सकता, इसलिए यह एक अंतिम मौका है अपने सोलमेट को ढूंढने का। स्टेफ को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और वह तुरंत अपना टाइमर हटवा लेती है। महसूस होता है कि उनका बोझ उतर गया है, लेकिन जब ऊना की बारी आती है तो वह थोड़ी देर रुक जाती है और उसी पल उसका टाइमर बजने लगता है, जिसे ये दर्शन करता है कि उसका सोलमेट आखिर में अपना टाइमर ले गया है। मिलने के लिए सिर्फ 5 घंटे बचे हैं और ऊना अपना टाइमर रखने का फैसला करती है, कहके कि यह सिर्फ जिज्ञासा है, लेकिन स्टेफ उस पर गुस्सा हो जाती है और उससे धोखा हुआ महसूस करती है। बाद में बहनें अपने माँ पापा के घर जाती हैं अपनी सांझी जन्मदिन का जश्न मनाने के लिए। जब उनके माँ पापा एक दूसरे से मिलते हैं तो डे से सोलेडार के पास जाता है और बताता है कि वो थोड़ा सा स्पेनिश सीख चुका है उसके लिए। अपने परिवारों के दबाव के बिना युवा लोग अंततः अपनी शर्तों पर एक दूसरे से जुड़ जाते हैं।
माइकी को भी बुलाया गया है और वह लू और ओना की मां के बीच अनुवादक के रूप में काम करते हैं, जो फैसला करते हैं कि वह अपने संबंध को मालिक और कर्मचारी के रूप में रखें और युवा लोगों को चीजें अपने तौर पर हल करने दें। इस बीच स्टेफ खुश है जब वह डैन के साथ वक्त बिता रही होती है, जो भी बुलाया गया है। उसी समय ओना उससे टकराती है और उनका टाइमर चालू हो जाता है। इसका मतलब है कि वे सोलमेट्स हैं। स्टेफ